पिछड़े यानी कि ओबीसी स्वयं अपने पिछड़ेपन के लिए कितने दोषी हैं, ये दोष तो ऊपर वालों को ज़्यादा देते हैं। यानी कि ब्राह्मणवाद को, सवर्णवाद को, व्यवस्था को अधिक दोष देकर अपने को दोष कम देते हैं। आत्मनिरीक्षण पिछड़े वर्ग के लोग यदा कदा ही करते हैं। एक पीढ़ी दर पीढ़ी सोची समझी या अनजाने में एक स्थिति बनी हुई है कि ये सारा दोष मढ़ देते हैं अपने से ऊपर वालों पर, जो पिछड़े नहीं हैं यानी कि अगड़ों पर। जबकि भारतीय व्यवस्था में SC ST के दलित होने के लिए, पिछड़े होने के लिए ऊपर वाले अधिक उत्तरदायी हैं। पिछड़ों के पिछड़ेपन के लिए जितना ऊपर वाले उत्तरदायी हैं, मेरी समझ से कहीं अधिक ये स्वयं उत्तरदायी है। आइए हम सब मिलकर पिछड़े लोगों की चर्चा, ओबीसी की चर्चा इस संदर्भ में करें कि पिछड़ेपन के लिए स्वयं पिछड़े कितने दोषी हैं, स्वयं ओबीसी कितने दोषी हैं। यह चर्चा कई भागों में होगी। आज इसका पहला भाग चर्चा का विषय रहेगा और आप देखते रहें। इस चर्चा को, बौद्धिक आश्रम को आगे आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लोगों तक चर्चा करेंगे तो सामाजिक उत्थान में सहयोग आप देंगे। इस YouTube चैनल को आपके सब्सक्राइब करने से आपका सामाजिक योगदान बढ़ेगा और सामाजिक उत्थान में योगदान बढ़ेगा। तो आइए आगे की चर्चा में आप भी भाग लें और मेरे साथ जो मुझे सुन रहे हैं वे भी सब आमंत्रित हैं। नमस्कार। पिछड़े क्यों पिछड़े रहते हैं? पिछड़े, जिनको दूसरे शब्दों में ओबीसी कहते हैं, आखिर इनके पिछड़ेपन के कितने कारण हैं, क्या क्या कारण हैं और ये पिछड़े क्यों रहते हैं? इस पर लगातार भारतवर्ष में चिंतन होता है और पिछड़े वर्ग में जो जातियां आती हैं वे भी चिंतित होती हैं और चिंतित होने के साथ साथ उनके बीच में तरह तरह के उपाय किए जाते हैं और वो भांति भांति के उपायों के बीच में तमाम चीज़ें छन करके आती हैं। हम उन पर कई भागों में चर्चा करेंगे और विचार मंथन करेंगे। कई भागों में इसलिए क्योंकि यह बीमारी बहुत गंभीर और बड़ी पुरानी है। प्राचीन काल में, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसमें खत्तीय शब्द आता है। पाली भाषा में खत्तीय खेती को कहते थे। जो खेती करने वाले लोग थे वो खत्ती कहलाते थे। जो संस्कृत में संस्कारित होने के बाद में क्षत्रिय बना, खा छा के रूप में आई, तो इस समाज में ज़्यादातर खेती ही करते थे और खेती से संबंधित कुछ लोग बाकी काम करते थे। यानी कि
लगभग खेती से जो जुड़े हुए लोग थे, वो खेती और उससे जो संबंधित काम है, जानवरों के, पशुओं के काम, या खेती में जो यंत्र बनते थे, प्राचीन समय में भी जो यंत्र बनते थे, उनके काम करते। अब उन कामों को करने में व्यक्ति का आर्थिक विकास उतना अच्छा नहीं होता है, तो ये मध्यम वर्ग में ही रह जाते हैं और आर्थिक स्थिति इनकी बड़ी ही मध्यम रहती है। बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं करते हैं, क्योंकि शुद्ध लाभ खेती में कभी भी किसी भी समय, चाहे वो प्राचीन, चाहे मध्ययुगीन, चाहे वर्तमान में, उतना लाभ कभी नहीं होता है। इस स्थिति में ये पिछड़ापन इनका, खेती के अलावा जिन लोगों ने धंधा किया उनका कुछ हद तक दूर हुआ, और खेती में जुड़े हुए लोग जिनके पास धीरे 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 पीढ़ियों दर पीढ़ियों खेती कम हो गई, वो मजदूरी की श्रेणी में आ गए, और मजदूरी की श्रेणी में और नीचे चले गए, यहाँ तक कि वो फिर सामाजिक व्यवस्था जो थी भारत की, उनमें वो पीड़ित भी हुए, अस्पृश्य उनमें से कुछ बन गए, कुछ को छुआ न जाने लगा, कुछ अछूत हो गए। ये बड़ी लंबी यात्रा हुई, तो उसी में फिर पिछड़े ओबीसी जो कहे जाते हैं वो हुए, अनुसूचित जो कहे जाते हैं वो हुए, अनुसूचित जनजाति हुए, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी। अब ये सब दो पहलू हैं इसके। एक बाहरी इनके अंदर ये समस्या रहती है कि इनके पिछड़ेपन के लिए बाहरी लोग दोषी हैं, जो खास रूप से सवर्ण दोषी हैं। सवर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दोषी हैं, और ये कुछ क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन कुछ इनको क्षत्रिय नहीं मानते हैं। जो वर्तमान स्थिति ये है कि इनमें से काफ़ी कुछ अपने को शूद्र श्रेणी में रख देते हैं और कुछ क्षत्रिय श्रेणी में रखते हैं, तो ये दुविधापूर्ण जीवन में रहते हैं। वो सम्मान जो क्षत्रिय होने का सम्मान था वो भी नहीं मिल पाता है, और शूद्र भी कहने में इनके साथ में मिलना जुलना जो होना चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से, वो भी इनका नहीं होता है। कुल मिलाकर के जो सामाजिक व्यवस्था वर्टिकल है भारत की, एक दूसरे से ऊपर नीचे ही है। हर जाति या तो ऊपर है या नीचे है, हर जाति के नीचे कोई न कोई जाति है। ब्राह्मण को छोड़ करके ब्राह्मण सबसे ऊंचे पायदान पर है, बाकी सब नीचे हैं, लेकिन जो नीचे हैं उनके भी नीचे हैं। इस तरह से ये श्रेणी नीचे की तरफ चलती रहती है, और सब जातियां एक दूसरे के आलोचक होती हैं और एक दूसरे के कहीं ना कहीं वो खिलाफत भी करती हैं। इस सब के बावजूद आज हम चर्चा इसी बात पर केंद्रित रखेंगे, जिसमें ये एक भाग होगा, इसी तरह के और भाग आएंगे। पहले इस चर्चा में हम बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं तो ज़्यादा ठीक होगा। बिंदुवार में हम यहाँ पर पूरे जितने भी भाग होंगे केंद्रित उनमें रहेंगे कि इनको जो कठिनाई हुई है ओबीसी को अपने से ऊपर की जातियों से, जिनको ब्राह्मण जाति कह सकते हैं, क्षत्रिय कह सकते हैं, सवर्ण वैश्य कह सकते हैं, वो पहलू हम इस चर्चा में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पहलू अलग हैं और उन पर अलग चर्चा होनी चाहिए और उन पर अलग परिणाम निकलने चाहिए कि आखिर क्या क्या वहाँ से समस्याएं आती रही हैं। मगर यहाँ विषय मुख्य रखते हैं कि आखिर यह कितने दोषी हैं पिछड़ेपन के। पिछड़ेपन के लिए ओबीसी स्वयं कितने दोषी हैं। तो पहला बिंदु आज की चर्चा में हम रखते हैं कि आपसी जितनी लड़ाइयाँ पिछड़े समाज में, ओबीसी समाज में होती हैं, उतनी लड़ाइयाँ अन्य समाजों में नहीं होती। ये कटु सत्य भी है और तथ्य भी है। इसे जो ओबीसी समाज के
जो इस वर्ग के जो लोग हैं, जो जातियां हैं, वो सहमत भी हुए और सहमत होना भी चाहिए, क्योंकि असलियत यही है कि जितना आपसी मनमुटाव, आपसी विद्वेष, द्वेष, लड़ाई, बुराई, वो यहाँ है, वो देखने को बाहर कम मिलती है। इनके पास फुर्सत होती है। अधिकांश से जातियाँ गांव में रहती हैं, और गांव-गांव में ये कहानी है। मैं स्वयं गांव का रहने वाला हूँ, अभी भी गांव में ही मेरा आना जाना रहता है। तो इतना शहर के लोगों को फुर्सत ही नहीं होती कि वो आपस की बुराई में समय दें, जितना इनके पास समय होता है। और इनकी बुराई में जो परिवार के अड़ोस पड़ोस में, पड़ोसी, गांव में, गांव के बाहर रिश्तेदार, निकट संबंधी, उनमें तो रहता ही है। विशेष बात ये होती है कि ये अपने से बड़े की हमेशा बुराई करते हैं। आपके समाज में बड़े महत्वपूर्ण नेता हुए, प्रदेश स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता या राष्ट्रीय स्तर के नेता, मगर कभी भी इनको तारीफ करते नहीं पाएंगे। किसी भी अपने से बड़े की तारीफ नहीं करेंगे। हमेशा बुराई, बुराई, बुराई। बहुत लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि चर्चा करेंगे कि वो आपकी बहुत बुराई कर रहे थे, वो बहुत बुराई करते थे, उनका नाम बताएंगे। मैं हंस करके उनसे यही कहता हूँ कि देखिए, मुझे उस आदमी का नाम बताइए जो तारीफ करता हो, जो तारीफ करे उसका नाम बताइए। क्योंकि मेरा खुद का कटु अनुभव है कि तारीफ करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। प्रशंसा करने वाले वो भी नहीं होते हैं जिन्होंने आपसे काम लिया होगा, जिन्होंने आपसे सहयोग लिया होगा, वो भी आपकी प्रशंसा पीठ पीछे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी समाज के विकास न करने का। क्योंकि जब एक दूसरे का प्रशंसा का भाव नहीं रखेंगे तो फिर सहयोग कम होता है। क्यों? प्रशंसा और सहयोग साथ साथ चलते हैं। जिस समूह में आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, उस समाज में एक दूसरे के प्रति सहयोग भी अधिक होता है। और जब ईर्ष्या और जलन के साथ में एक दूसरे की बुराई करते हैं, तब सहयोग बहुत कम हो जाता है। और ये कटु सत्य है कि यहाँ सहयोग कम है और असहयोग ज़्यादा है। अब जब सारे समाज में अधिकांश लोगों में सहयोग कम होगा, तो जो सामाजिक उत्थान होता है वो कम हो जाता है। यहाँ व्यक्तिगत उत्थान है और उसमें बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। उसमें संघर्ष इतना है कि उसमें सपोर्ट न मिलने से आदमी पिछड़ जाता है। और यही वो बात आ जाती है कि जो अगड़ों का समर्थन है फिर उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वो स्वयं अकेला होता है। अगर ये इतने भारी संख्या में, भारत में कहा जाता है कि 60% तक पिछड़े हैं, 52% के आंकड़े पहले के हैं, तो इतनी भारी संख्या में पिछड़े होना ये बहुत ही हास्यास्पद है, कष्टकारी भी है कि सदियों से आप पिछड़े हैं। आप अभी संविधान जब बना है तब से नहीं पिछड़े हैं, आप तो सदियों से पिछड़े हैं और पिछड़े ही बने हुए हैं, आप अगड़े नहीं बन रहे हैं। तो केवल दूसरे दोषी नहीं होंगे ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरों के दोष के साथ साथ अपना दोष समझना बहुत ज़रूरी है। दुर्भाग्य ये है कि इन्हीं समाजों में अधिकांश लोग अपने दोष को देखने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। अगर उनमें कहा जाए कि भाई सहयोग नहीं करते हैं तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होंगे। यहाँ जड़ता बहुत रहती है, क्योंकि खेतिहर जातियाँ, खेतिहर लोग, खेतिहर वर्ग बहुत ही जड़ होते हैं, बड़े स्थिर होते हैं, लचीलापन उनमें बहुत कम होता है। इसलिए ये जो भाव है, आज बिंदु विषय का यही है। आप चर्चा में बताइएगा, अपनी टिप्पणी में बताइएगा, या आश्रम में आकर के बताइएगा, बौद्धिक आश्रम में आकर बताइएगा, दूरभाष से बताइएगा कि ये कमी जो सहयोग न करने की कमी है, जो सहयोग नहीं करते हैं, ये वाली कमी, ये इतनी भयानक रूप में है। क्या इसके दूर करने के उपाय
सामाजिक संगठनों ने हमारे आपसी लोगों में गांव-गांव में बैठ कर के बहुत गंभीरता से किए गए। इनको दूर करने के उपाय कभी भी गंभीरता से नहीं किए जाते हैं और हमेशा एक दूसरे की बुराई में सुख मिलता है। जितना बुराई करते हैं उतने ये बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे ये कमी ग्राम स्तर पर बहुत होती है। शहर में बुराई करने का समय नहीं होता है, सब लोग अपने अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं। गांव में चूंकि खालीपन बहुत होता है, बहुत ही कम व्यस्त आदमी आपको दिखेंगे। जब से ट्रैक्टर और खेती के यंत्र आ गए तब से खालीपन और बढ़ गया। खाली बैठे और खाली दिमाग शैतान का घर, ये पुरानी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर, और बुराई बुराई और फिर बुराई। तो एक बहुत बड़ा कारण है आपसी सहयोग का अभाव, एक दूसरे की बुराई करना, और हमेशा जो आपका नेतृत्व देने वाला है उसकी जरूर बुराई करना। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, जो भी थोड़ा नेतृत्व देता है उसकी ये समाज हमेशा बुराई करता है। इस बिंदु को कैसे दूर करें, कितना हद तक दूर करें, ये आप आगे बढ़ाइए। लेकिन पहला बिंदु यही है कि आप और जो भी लोग पिछड़े समाजों में हैं, पिछड़े हैं, वे हमेशा बुराई करते रहते हैं। इसको आप मानेंगे और मानते भी हैं, और आप सबको हंसी भी आती होगी कि हाँ, वास्तव में हम कितने एक दूसरे की बुराई करने में मशगूल रहते हैं, आगे रहते हैं। ढूंढ ढूंढ करके शोध करते हैं, तरह तरह की खोज करते हैं बुराई के बिंदु ढूंढने के लिए, क्योंकि पूरी फुर्सत है यही ढूंढने में लगे रहते हैं। अपने उत्थान में, अपने विकास में उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना हम ध्यान देते हैं दूसरे को गिराने में, दूसरे को नीचा दिखाने में करते हैं। और आगे चल कर के इसी से कलह पैदा होती है, यहाँ तक कि एक दूसरे के जो मर्डर होते हैं, आक्रमण होते हैं एक दूसरे पर, वो उसका सूत्रपात इसी भावना से होता है, क्योंकि ये समाज एक दूसरे की बुराई में ज़्यादा सन्नद्ध रहता है। दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ मीटिंगें बहुत होती हैं, जैसे कि सामाजिक संगठनों में मीटिंगें होती हैं, और मीटिंगों में डिस्कशन होता है। बैठकों में बहुत भाग मैं समय से लेता रहा सामाजिक बैठकों में, कि बैठकों में मुलाकात हुई। अनेक बैठकें ऐसी होती हैं जो 1 वर्ष में होती हैं, 6 महीने में होती हैं, या और इससे भी ज़्यादा समय में होती हैं। तो बहुत आनंद होता है कि पता चला मीटिंग में पिछले साल मिले थे और फिर अब अगले साल की मीटिंग में हमारी भेंट हो रही है। यानी कि हम केवल एक दूसरे को मीटिंग में मिलते हैं, इसके अलावा मिलना जुलना लगभग नहीं होता है। और मीटिंग में मिल करके फिर पूरा भाषण देंगे या बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ, अब क्रांति हो जाएगी। आज की मीटिंग के बाद एक क्रांति होगी। मीटिंग में तरह तरह के एजेंडों पर बात होगी, तरह तरह की और चर्चा होगी कि कैसे समाज को ऊंचाई पर ले जाया जाए। सैकड़ों सालों से ये चर्चा होती है, और होते होते और बात फिर ये होती है कि मीटिंग के बाद सबके मोबाइल नंबर भी लिखे जाएंगे। पहले के ज़माने में भी लैंडलाइन नंबर लिखे जाते थे। लेकिन यह एक कटु सत्य और मज़ेदार तथ्य भी है कि कभी भी मीटिंग के बाद एक दूसरे से संचार कायम नहीं रखा जाता है। ये इन जातियों का एक कटु सत्य है। एक दूसरे से दूरभाषिक संबंध भी नहीं रखेंगे, टेलीफोनिक संबंध भी नहीं रखेंगे, और अगर 1000 लोग मीटिंग में थे तो शायद 1, 2, 10, 5 संख्या में, मतलब प्रतिशत में भी नहीं होता है, जो मीटिंग के बाद में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। संचार माध्यमों के प्रयोग का इतना खराब उदाहरण है इन वर्गों में कि
फिर जब अगली बार मीटिंग होगी तभी मुलाकात होती है और फिर बात होती है कि भाई बहुत ही अभी हम पीछे हैं, हम पीछे बने रहते हैं और आगे आना चाहिए, और अब हम ये करेंगे, ये परिवर्तन ला देंगे। लेकिन फिर अगली मीटिंग तक के लिए सब शांत हो जाता है। मतलब ये कि संचार माध्यमों का प्रयोग जितना कम इन जातियों में होता है, एक तो वैसे भी गांव आधारित ये सारे जातियां रही, जो पिछड़े वर्ग रहे ये ज़्यादातर गांव आधारित है। शहर में ही भी जो आए वो उन शहरों में जो आसपास के गांव से घिरे थे, और इन जातियों का पलायन शहरी क्षेत्र में हुआ। मगर इनके अंदर जो जड़ता थी खेती की वो साथ आई शहरों में भी, तो वो कमी इनके बीच में रही और अभी भी बनी हुई है कि संचार माध्यमों का प्रयोग इनका सबसे खराब है। एक दूसरे से संपर्क में न रहना, एक दूसरे से आदतन टेलीफोन से बात न करना या आवागमन, एक दूसरे के यहाँ आना जाना बहुत कम होता है। मैं तो छोटे छोटे गांव में भी देखता हूँ, हजारों लाखों गांव में जाना हुआ होगा मेरा, वहाँ भी देखता हूँ कि आपस में जो वार्तालाप है, संचार है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत कम है इनमें। एक दूसरे के पास बैठक करने में बहुत ही झिझकते हैं, एक दूसरे के पास आने जाने में बड़ी झिझक होती है। जब एक दूसरे से मिलना होगा तो बहुत मुश्किल से मिलने पहुंचेंगे, और ये तो आपसी में संचार माध्यमों की ही कमी की बात नहीं है, ये दूसरों से भी संचार इनका बहुत ख़राब है। कोर्ट कचहरी जाने में इनको बड़ी समस्या होगी। पास में अगर थाने में काम हुआ, तहसील में काम हुआ, तो ये इन वर्गों के लोग बहुत मुश्किल से जाएंगे वहाँ। अगर इनके कोई खुद के काम हुए तो सिफारिश के लिए दूसरों को तलाशते फिरेंगे। इस तरह से इनके यहाँ संचार माध्यमों की कितनी प्रयोग करने की कमी रही कि दुनिया बढ़ी तो संचार माध्यमों के प्रयोग से, कम्युनिकेशन का प्रयोग से। जब तक संचार माध्यमों का प्रयोग नहीं करेगा समाज, तब तक वो पिछड़ेपन की तरफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम आपस में हो चाहे आपस के बाहर हो, संचार माध्यमों का प्रयोग में बहुत पीछे हैं। हम एक दूसरे से बातचीत करने में भी बहुत पीछे हैं, और बातचीत करने में जब पीछे होते हैं तो जब कभी कभार मिलेंगे तो वो लड़ाई से बातचीत शुरू होती है, एक दूसरे को उलाहना से शुरू होगी। अरे आप तो बात नहीं करते, वो दूसरे पर कहेगा आप बात नहीं, और सभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। तो आज का चर्चा हम यहीं समाप्त करें, आज की चर्चा को समाप्त करें कि दो बिंदु खास रूप से हुए, जिसमें पहला था कि हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे से सहयोग नहीं करते हैं। ये जो मतलब मेरा कहने का, जो पिछड़ा समाज है वे लोग ऐसा करते हैं कि पिछड़े समाज में एक दूसरे को बुराई की तरफ से बात करना, उनके खिलाफ बोलना, हमेशा खिलाफ बात करना, और दूसरी तरफ की सहयोग न करना। बहुत ही मजबूरी में एक दूसरे को सहयोग करना पड़ जाए तब करेंगे, अन्यथा सहयोग न करेंगे। पहला बिंदु था। दूसरा है संचार माध्यम जो भी हैं, दूरभाष हैं, पहले चिट्ठियाँ आती थीं, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से वार्तालाप करना, इसका सबसे कम प्रयोग अगर कहीं होता है तो वो ओबीसी समाजों में होता है। सबसे कम प्रयोग आपको इन्हीं समाजों में मिलेगा। तो इन दो बिंदुओं पर आज की चर्चा हुई, और इन दो बिंदुओं के बाद में अगले जो चर्चा करेंगे हम दूसरे बिंदुओं पर करेंगे, जिसमें खेती का प्रभाव कितना रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। पिछड़ों के पिछड़ेपन में खेती का प्रभाव कितना रहा, और एक बिंदु और चर्चा करेंगे दूसरे भाग में, जो आपके इन समाजों के बीच में विद्वान लोग होते हैं, कवि हुए, लेखक हुए, पत्रकार हुए, इनका सम्मान सबसे कम होता है।
ये मेरा भी अनुभव है और आप सबका अनुभव होगा कि एक कवि क्रांति पैदा कर देता है। आपने तुलसीदास का नाम सुना, आपने कबीर का नाम सुना, इन लोगों ने क्रांति कर दी। पूरा समाज में, चाहे इनके विरोध में बोलें चाहे समर्थन में बोलें, लेकिन एक परिवर्तन ला दिया, ऐतिहासिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन। तो कवि, लेखक, पत्रकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बाकी भी कलाकार जितने भी होते हैं, मगर इन समाजों में इनकी घोर उपेक्षा हुई है। तो अगली चर्चा में इन दो बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश आश्रम में डालेंगे और विशेष रूप से मैं इन पर चर्चा करूंगा। और आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि ये जो भाग होंगे, पिछड़ेपन के लिए कितने पिछड़े खुद दोषी हैं, इसके अलग अलग भाग होंगे और विषय एक होगा कि खुद ये कितने दोषी हैं। तो उन विषयों पर आप भी अपने समाज में, अपनी बैठकों में चर्चा करें, ताकि सुधार अगर होगा इन समाजों में तो देश का 50% से अधिक समाज सुधरेगा, और अगर आधा देश सुधरेगा तो पूरा देश कितने लाभ में जाएगा, पूरे देश का लाभ होगा। आधी आबादी जिसकी पिछड़े होगी और बाकी दलित होगी, और कुल मिलाकर के आधी से अधिक आबादी अगर इस तरह की होगी तो वो देश पिछड़ जाता है। तो इस देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि पिछड़ेपन की समस्या को दूर किया जाए और पिछड़े समाज अगड़े समाज की तरह उन्नति करें, आगे बढ़ें। आज का विषय हम आज के भाग को विराम देते हैं। अगले भाग में आप फिर चर्चा करेंगे और हम आपस में चर्चा करके इन समाजों का कुछ भला कर सकेंगे। इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।